हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। रिलेशन फंक्शन हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। आप लोगों ने बुक्स खोल के जरूर से देखा ही होगा कि अगर आप बुक खोलते हो तो जो पहला चैप्टर हमें स्टार्ट करने को मिलता है क्लास 12th में, वो आपका रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन फंक्शन ऐसा चैप्टर है कि जिससे कि ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरीके से नहीं जानते हो। क्लास 11th में भी चैप्टर नंबर 2 आपका रिलेशन फंक्शन ही है। तो एक्चुअली में हाफ पार्ट हमने वहां पे सीखा है। ठीक है, और उसका कुछ पार्ट हम क्लास 12th में सीख रहे होंगे। ठीक है, जो बातें वहां पे हमने सीखी है वो चीज को हमें कैरी फॉरवर्ड लेके यहाँ तक आनी है। हमें वो चीजें पता होनी चाहिए, उनका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो बात करें कि क्लास में आज टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे होंगे। पहली क्लास है इस कोर्स का। आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे चैप्टर के लेक्चर वाइज, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज आपको कोई सारे यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे। एक एक करके आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो और बोर्ड लेवल में जितना भी आपसे पूछी जाने वाली चीजें हैं, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगी। ठीक है, चलो तो बात करें टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा रिकैप करके जो पीछे हमने क्लास में पढ़ रखा है, उन सब चीजों को जो कि हमारे लिए रिलेवेंट है। अभी जब हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को समझने के लिए, उनका हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशन की, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पीछे क्लास की अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा क्या है, तो क्लास 11th में जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेट्स, है ना। तो सेट्स के जितनी चीजें हैं उसमें से मोस्ट ऑफ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, उनका हमें एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए। तो अगर क्लास 11th के चैप्टर सेट्स की बात करोगे तो ये क्या है, पहली चीज क्या हम लोग पढ़ते हैं कि सेट होता क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो कि यहाँ पे यूज होगी। टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद हमने सबसेट पढ़ा। सबसेट यहाँ पे अच्छे से यूज होगा, क्योंकि चाहे हम रिलेशन पढ़े चाहे हम फंक्शन पढ़े, हम डिफाइन ही करते हैं रिलेशन फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ सबसेट। ठीक है, तो हमें वो चीज आनी चाहिए। इंटरवल एक अच्छा टॉपिक है जहां हम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, जहां पे भी सेट का टर्म आता है वहां पे हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेन डायग्राम पढ़ा था हमने, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा था। तो इनमें से मैंने कहा कि जो सबसे जरूरी चीज है जो हमें आनी चाहिए, वो जो टाइप्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स था, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो मेरे पास था क्या, रोस्टर मेथड, है ना, रोस्टर मेथड। दूसरा मेरे पास क्या था, तो सेट बिल्डर में था, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, इसको रोस्टर विधि भी बोलते थे या फिर तालिका विधि कहते हैं। ठीक है, रोस्टर विधि कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे हो सकता है वो तालिका लिखे। इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, है ना, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये दो तरीके थे सेट को रिप्रेजेंट करने का। हमने कहा कि जो कि एक्सटेंसिवली यूज होगा इस क्लास में। सेट बेसिकली था क्या, तो हमने सेट को, अगर आप एक लाइन की डेफिनेशन जो कि आपको हर जगह पे देखने को मिलती है, वो ये कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। ठीक है, फिर हमने कहा कि उस संग्रह या को हम लोग दिखाते कैसे, तो रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में कहा कि जो भी चीजें हैं, है ना, जिनके बारे में, जिनके ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो आप, जिनके कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हो, हम पहली बात तो सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जिन भी एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करो, उनको हम कॉमा लगा के इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेम काम जब हम यहाँ पे सेट बिल्डर में गए, हमने कहा कि अभी भी इसको सेट का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो इतना पार्ट तो सेम है कि आपको कैपिटल लेटर लिखना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर। लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर हम लोग जाते हैं तो चेंज होता है। क्या चेंज होता है, हमने कहा कि जिसके बारे में लिख रहे हो, जिनके बारे में आप बता रहे हो, यहाँ पे इसको पहली बात तो एक किसी भी वेरिएबल से हम लोग दिखा देते हैं। इन जनरल एक्स लेके हम लोग हमेशा से कैलकुलेशन करते रहे, तो एक्स को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिंबल लगाते हैं सच दैट का,
और ये जिस एक्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो भी इसके रिगार्डिंग आपने जिस तरीके से उसको डिफाइंड किया है ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देनी होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स, इस एक्स के बारे में आपको जानकारी देनी होती है कि ये एक्स है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो ये दो मेरे पास मेथड थे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये चीजें हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो रिलेशन हो चाहे वो फंक्शन हो, दोनों चीजें एक तरीके से सेट होती हैं। रिलेशन एक तरीके से सबसेट होता है, अब क्योंकि सबसेट भी तो सेट का ही बनता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, आपको सबसेट के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसके बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम आपको रिकॉल करवा रहे हैं। फिर अब अगला जो टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो एक छोटी सी डिफिनीशन पे नहीं जाते, उसके रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि अगर ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी जैसी कोई भी चीज मैं लिखता हूं, तो इसको मैं बोलता हूं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्रमित युग्म बोलते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म। अब ए कोमा बी लिखने से शायद आपको बहुत सेंस ना मिल रहा हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्स कोमा वाई, तो शायद आपको कुछ समझ में आए कि ये तो कहीं पे देखा हुआ पड़ा हुई चीज है। क्या है वो? एक्स कोमा वाई होता क्या, कहीं पे देखा? तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ा है, तो एक्स कोमा वाई क्या होता था, तो एक्स कोमा वाई एक पॉइंट को डिनोट करता था। ठीक है, जहां पे यूजुअली इसको हम लोग कहते थे कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या हमने कहा कि जब हमने अगर किसी एक पॉइंट को एक्स कोमा वाई से डिनोट कर रहे हो, तो अगर उसी चीज को अगर हम लोग एक प्लेन पे ले भी ले, चलो अगर एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दे कि चलो हमने ये प्लेन ले लिया और इस पे मेरे पास कोई भी जनरल पॉइंट है पी, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कोमा वाई से डिनोट किया। ठीक है, तो हमने कहा कि मेरे पास अगर इनका मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, ठीक है, तो ये एक डिफरेंट पॉइंट को शो करते हैं। ठीक है, कैसे? मैंने कहा कि एग्जांपल के लिए अगर एक्स कॉमा वाई से ना समझना हो, तो अगर लेट्स से 1,2 इज अ पॉइंट, 1,2 लेट्स से यहाँ पे कोई मेरे पास पॉइंट है, और मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, 2,1 कर दूं, तो 2,1 कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा, ये एक डिफरेंट पॉइंट को शो कर रहा है। इसका मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा बी या फिर एक्स कोमा वाई, मैं इनका अगर ऑर्डर चेंज कर दूं, बी कोमा ए कोमा बी को अगर बी कोमा ए कर दूं, तो वो एक डिफरेंट पॉइंट को डिनोट करता है। इसका मतलब वो ए कोमा बी से डिफरेंट है। तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो उसके मायने बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक पॉइंट है कि कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर मेरे पास हैं, तो ए कोमा बी और बी कोमा ए डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और जैसा कि नाम ही है क्रमित युग, जहां पे क्रम मैटर कर रहा है। ठीक है, तो अगर क्रम चेंज करोगे तो बात बदल जाएगी। और अगर मान लो कि हम लोग कहते हैं कि चलो दो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं और उनको हम बराबर कह रहे हैं। ठीक है, अब दो तरीके से चीजें होती है, या तो कहेगा कि ये बराबर है, या फिर इनके बराबर दिखा शो करके आपसे कोई भी कंडीशन इवेलुएट करवाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और लेट्स से अगर आपने ये दो ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी और सी कोमा डी लिया है, तो हमने कहा कि इनके बराबर होने के सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, वो ये है कि ए बराबर होना चाहिए सी के और बी बराबर होना चाहिए डी के। क्या मीनिंग हुआ? हमने कहा कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर में पहला कोऑर्डिनेट पहले ऑर्डिनेट का और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी पहला कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होना चाहिए, और दूसरा दूसरे से बराबर होना चाहिए। तब जाके हम दो ऑर्डर्ड पेयर को हम समान मानेंगे, अदरवाइज वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कह ही रहा है कि वो बराबर है, तो आप उनको इक्वेट करोगे।
ठीक है। अगर कह देता कि फाइंड द कंडीशन कि दो गिवन ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर है तो उस कंडीशन में आप इक्वेट करके उन दोनों को कंपेयर करोगे और वहां से कंडीशन को इवेलुएट करोगे। क्लास 11th में आपने ये चीज किया भी होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अगला जो टॉपिक है जो हमको जानने जरूरी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, या फिर इन जनरल बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। चलो, अगर मैं कहता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स तो अब इसको दो तरीके से दो केसेस में अलग अलग लेके चल सकते हैं। एक तो जब मेरे पास दो डिफरेंट सेट्स हैं, लेट्स से कि यहाँ पे 1 2 3 मेरे पास एक सेट है और मेरे पास बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए और बी है। ठीक है, अगर मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो पहली बात तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया। करते कैसे हैं, हमने कहा कि जो भी सेट आपने यहाँ पे पहले लिया है उस सेट के अंदर जाना है, उनके जो भी एलिमेंट हैं उनमें से किसी एक को पिक करना है। ठीक है, किसको पिक करें, हमने कहा कि वैसे पिक तो हर किसी को 1 बाय 1 करके करना ही है, जिसको मर्जी आप उसको पहले ले लो। अगर अगर हमसे पूछोगे तो हम ये कहेंगे कि जो पहले दिख जाए उसको ले लो। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे पिक करते हैं तो हमें कभी अगर मान लो यहाँ तो 3 एलिमेंट तो लगेगा कि इजी सा है, कैसे बोलोगे। बट लेट्स से कि हमारे पास बहुत सारे अगर एलिमेंट हो तो हो सकता है कि कोई हमसे स्किप हो जाए, है ना। तो अगर वैसा नहीं चाहते तो एक ऑर्डर में ही इनको आप ले लो। 1 को पिक किया, क्या करना है पिक करने के बाद, तो मैंने कहा कि इसका पेयर बनाना है दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ। कैसे, तो 1 का पेयर आपने बनाया ए के साथ, 1 का पेयर बनाया आपने बी के साथ, ऑर्डर्ड पेयर। सेम काम 2 के साथ करेंगे, तो 2 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ। सेम काम 3 के साथ करेंगे, तो 3 का पेयर ए के साथ, 3 का पेयर बी के साथ। और भी एलिमेंट अगर होते तो हम सबके साथ भी यही करते। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गए, हमने सब सारे के साथ बना लिया। अब अगर ध्यान से देखो तो एक दो बात ऐसी है जो इसमें पॉइंट वाइज हमको समझनी चाहिए। ए क्रॉस बी करा हमने, अगर आपको ध्यान हो कि सेट के रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर मेथड जो हमारे पास था उसमें हमने एलिमेंट को कॉमा लगा लगा के लिखा था और ब्रैकेट के अंदर, मछली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे भी हमने तकरीबन वैसे ही किया है, लेकिन जब कॉमा लगा के लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर का कॉमा लगा के लिखा हुआ। तो एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, सेट ही है लेकिन जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर ए क्रॉस बी आपने ऐसे किया तो मान लो कोई कहता है कि बी क्रॉस ए करे, फिर तो क्या ये दोनों सेम होंगे क्या, तो यहाँ पे सवाल जवाब है नहीं। क्यों, हमने कहा कि ए क्रॉस बी जनरल मैथमेटिक्स में हो सकता है कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम हो, बट यहाँ पे सेम नहीं होता। क्यों सेम नहीं होगा, हमने कहा कि अगर बी क्रॉस ए करोगे, हमने कहा कि सेम प्रोसेस को हम लोग दोहराएं अगर, तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो भी पहले सेट ले रहे हो उसके एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करना है। तो अगर मैं बी में जाके पहला कोई भी एक एलिमेंट को पिक करूंगा, तो लेट्स से मैंने अगर ए को पिक किया तो ए का पेयर अब किसके साथ बनाएंगे, सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ। तो ए का पेयर 1 के साथ बना और ए का पेयर 2 के साथ बनेगा, ए का पेयर 3 के साथ बनेगा। सेम काम हम बी के साथ करेंगे, तो बी 2 एंड बी 3। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेट सेम है क्या, तो अगर क्लास 11th में हमने पढ़ा है तो क्लास 11th में हमने ये बात समझी थी कि दो सेट को हम लोग बराबर कब बोलते हैं, कब बोलते बराबर, हमने कहा कि जब दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट इटसेल्फ सेम होने चाहिए, है ना, कि दोनों में एक ही एलिमेंट होने चाहिए और उनके नंबर से ना तो कम हो ना तो ज्यादा हो, जो पहले में है वही दूसरे में होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये चीज हम कंपेयर करके देखें, हमने कहा कि 1,1 अगर ले लिया, मान लो पहले सेट से ले लिया, एक क्रॉस बी से ले लिया, तो अब अगर मैं इसमें ढूंढूं कि क्या 1 क्रॉस ए है क्या कहीं पे, तो नहीं है। यहाँ पे A,1 जरूर है। क्या ये दोनों बराबर हैं, ऑब्वियसली नहीं बराबर। अभी मैंने ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में बताया कि ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं कि अगर पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ बराबर हो। तो 1 ए के बराबर तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो जाए कि मैंने कहा कि डिफरेंट हो, तो बराबर नहीं होते, यहाँ तो पहले ही एलिमेंट फेल कर गया, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कहा कि टू डिफरेंट सेट्स का हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैंने सेम सेट पे अगर यही बात हमें करनी हो
और बी सेट मैं यहीं से ले रहा हूँ। बी सेट में मैंने क्या किया है, ए कोमा बी लिया है ना। फिर से मैं दूसरा सेट भी बी कोमा ए ले रहा हूँ, सॉरी ए कोमा बी ले रहा हूँ ना। हालांकि बी कोमा ए भी लिखता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो अगर बी क्रॉस ए मुझे चाहिए, सॉरी बी क्रॉस बी मुझे चाहिए, क्या करेंगे, हमने कहा कि प्रोसेस में कोई अलग चेंज नहीं आएगा। आप इसके एलिमेंट को पिक करोगे, बाकी दूसरे वाले सेट के साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे। तो आप पेयर बनाओगे तो ए कोमा ए बनेगा, ठीक है, ए कोमा बी बनेगा। बी को पिक किया, फिर पेयर बनाया, तो बी का पेयर ए के साथ बनेगा और बी का पेयर बी के साथ बनेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो डिफरेंट सेट्स का हो सकता है, सिंगल सेट का हो सकता है। ठीक है बात। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक टर्म और जो आपको जानना जरूरी है, हमने कहा कि कभी भी किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की भी बात होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के टर्म में हो तो कैसे करते हैं। हमने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे डिसाइड होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि एन ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। आता कैसे है, तो ये आता है कैसे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पहले सेट के अंदर है इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, दूसरे वाला सेट के अंदर। अब अगर ऊपर वाला एग्जांपल अगर रख लोगे तो ए के अंदर 3 एलिमेंट थे और बी के अंदर 2 एलिमेंट थे, टोटल कितने एलिमेंट हो गया 6। और अगर काउंट करोगे ए क्रॉस बी के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहे हैं। अब बोलोगे एलिमेंट नहीं सर ऑर्डर्ड पेयर, हमने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर भी एलिमेंट ही होता है, ठीक है। जो भी सेट के अंदर हम लोग कॉमा के साथ लिखते हैं उनको एलिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर चेक कर सकते हो। अब अगर देखो कि बी क्रॉस बी के अंदर, तो बी के अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। काउंट करोगे तो 4 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ए कोमा ए, ए कोमा बी, बी कोमा ए, बी कोमा बी, राइट, ठीक है। चलो अब इसके रिगार्डिंग हमने कहा कि जब ये एक सेट है तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके थे, ठीक है। एक तो मैंने इस तरीके से आपको करके दिखा दिया, हमने कहा कि सेम इसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्यों कौन सा मेथड, हमने कॉमा लगा के जब लिखते हैं तो रोस्टर मेथड होता है। अब अगर इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि सिंपल है। कैसे लिखते थे, तो सिंपल सी ये बात कि जो आपको लिखना, हमने कहा कि ए क्रॉस बी से कर रहा हो तो हमने ए बी ले लिया एलिमेंट, और जिसमें आप देखोगे कि अगर ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पे किया है, इस पूरे ही ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला वाला एलिमेंट है ना वो आप देखोगे पहले सेट से आ रहा है, ठीक है। चाहे 1 2 यहाँ पे 3 ये सब कहाँ से आ रहे हैं, तो पहले वाले सेट से आ रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए कोमा बी लेते हैं जिसमें कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से आता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से आता है, ठीक है। सेम इसको, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से अगर आप उसका उल्टा करते हो तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा और कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे ये लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब जिसमें अब जो भी सेट पहले आप लोग यहाँ पे जैसे हमने बी पहले लिया ना, तो यहाँ पे देखोगे बी का एलिमेंट आएगा और यहाँ पे भी हमने पहले बी के एलिमेंट को लिया है, ठीक है। और इस तरीके से जितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। अब वही बात मैंने पूछी, क्या ए कोमा बी और बी कोमा ए सेम होते हैं क्या, तो ऑब्वियसली नहीं होते हैं, ये बात मैंने आपको पीछे प्रूव करवा दी। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो हमने कहा कि ए के अंदर पी है, अगर बी के अंदर जी है, तो ए क्रॉस बी के अंदर दोनों के प्रोडक्ट से नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड होंगे, वो मैंने करके दिखा दिया एन ए इंटू एन बी से। अगर कोई भी आप में से ए और बी में से कोई भी एक 5 सेट मिलता है ना, इनमें से कोई भी एक रिक्त समुच्चय है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, वो 5 होंगे, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि कोई सेट अगर आप ऐसा ले रहे हो कि उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो उसका पेयर किसके साथ बनाओगे, पेयर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब पेयर नहीं बनेगा तो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट यदि ए और बी गिवन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए याद कीजिए और दर्शाइए कि ये दोनों बराबर नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो तरीका बताया हमने सिंपली कर सकते हैं। तो ए के अंदर मेरे पास 1 2 3 है और बी के अंदर 4 5 है, तो
यहां से अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट उठाने हैं और सबके साथ पेयर अप करना है। तो 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 2 को पिक किया, 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 3 को पिक किया, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ। ठीक है, बी क्रॉस ए चाहिए, तो यहां से अब क्या करोगे, अब आप दूसरे वाले एलिमेंट को पिक करोगे। ठीक है, अब दूसरे वाले एलिमेंट को पिक करोगे, दूसरे वाले सेट से एलिमेंट पिक करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बी में गए, अब बी में पहले 4 दिखा, 4 को पिक कर लिया। अब सेट ए के एलिमेंट के साथ पेयर अप करना है, तो 4 का पेयर 1 के साथ बनेगा, 4 का पेयर 2 के साथ बनेगा, 4 का पेयर 3 के साथ, फिर 5 का पेयर 1 के साथ, 5 का पेयर 2 के साथ, 5 का पेयर 3 के साथ। अब देखोगे दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, हमने कहा कि दोनों में सेट में क्या होना चाहिए, अगर सारे एलिमेंट्स को देखो तो सारे एलिमेंट सेम होंगे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा 4 1 है, ऊपर दिख रहा होगा 1 4 है। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है? ऑब्वियसली नहीं बराबर है, क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज है। हमने कहा कि ए क्रॉस ए कोमा बी और बी कोमा ए सेम नहीं होते। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो पहले ही एलिमेंट सेम नहीं हुआ, बाकी मैच भी कर जाते तब भी मैं कहता हूँ कि नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि दो सेट बराबर होंगे कब, जब उनके सारे एलिमेंट बराबर हों। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट इटसेल्फ शुड बी इक्वल, बराबर होने चाहिए दोनों। चलो, तो यहां से क्लियरली आप चाहो तो एक लाइन यहां पे लिख सकते हो, क्लियरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे, अब इंटरेस्टिंग सवाल क्या है, कह रहा है कि आपको ऑलरेडी अगर ए क्रॉस बी गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 3,3 है, यहाँ पे 3,4 है, 5,2 है और 5,4 है, तो हमसे कह रहा है कि अब ए और बी बताओ। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर ए बी गिवन है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अब अगर ए क्रॉस बी ऑलरेडी गिवन है तो ए और बी बताओ। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। हमने कहा कि सिंपल सी बात है, हिडन है। हमने जो बात पीछे करी, हमने कहा कि जब मैंने डिफिनीशन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बताया तो हमने कहा कि पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो अगर इस बात को मैं फॉलो कर लूं, और मैंने कहा कि इस ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, उनके पहले एलिमेंट जो होंगे वो कहां से आएंगे, कहां बिलोंग करेंगे, तो सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, 5 दिखा। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोल दूं कि ये है, तो एक बात छोटी सी गलत हो जाएगी, जो कि सेट को डिफिनीशन के अंदर ही हमने कहा है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखते हैं। 3 3 5 5 देखो कि 3 भी रिपीटेड है, 5 भी रिपीटेड, तो एक्चुअली में हम लोग रिपीट करके नहीं लिखते सेम एलिमेंट को। तो सिर्फ और सिर्फ अगर 3 एक बार आ गया तो दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, 5 एक बार आ गया तो दोबारा 5 नहीं लिखेंगे। तो जो सेट ए होगा वो 3,5 होगा। इसी तरीके से बी के लिए बात करोगे तो मुझे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिखा, 4 दिखा, 2 दिखा, अगेन 4 है, तो 4 को हमने कहा कि लिख दोगे तो वो रिपीट हो जाएगा, और हम रिपीट करके सेट के अंदर नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहां तक तो बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक्स की बातें हमने कर ली। अब यहां से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है रिलेशन। ठीक है, यहां से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हमारे काम की बातें यहां से स्टार्ट हो रही है। काम की बातें ये भी थी, लेकिन बिना वैसे डायरेक्टली वो सब चीजें पूछी तो नहीं जाती, लेकिन बिना उनको जाने हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते। अब रिलेशन होता क्या है उस पर जरा बात कर लेते हैं। डिफिनीशन है, डिफिनीशन पे भी जाके हम लोग रीड आउट करेंगे, लेकिन एक छोटे से उससे स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि रिलेशन कुछ और नहीं है। अगर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, पहली बात तो सेट, किसी दो सेट के ऊपर अगर ए से बी में आप रिलेशन डिफाइन करते हो तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, तुमने कहा कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर आपने दो डिफरेंट सेट के लिए इस तरीके से अगर आपने डिफाइन किया है तो ठीक है,
बट अगर मान लो रिलेशन आपने सेम सेट पे दिखाया तो ए टू ए डिनोट करते हैं, और ये जो सबसेट होगा वो किसका होगा, तो सेम सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, तो रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट, इसलिए मैंने शुरू में भी बोला कि आपको सबसेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसेट होता है। अब अगर सबसेट है तो किसी भी सेट का सबसेट निकालना हम लोग जानते हो कि कैसे होता है, कि उसके कुछ या सारे एलिमेंट को लेके जितने भी पॉसिबल सेट बनाए जा सकते हैं वो सारे सबसेट होते हैं। ठीक है, और कितने सबसेट होते हैं, हमने कहा कि 2 के पावर n से डिनोट करते हैं अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, आपके पास n है तो। ठीक है, तो अगर a क्रॉस b में अगर आपके पास लेट से 5 एलिमेंट हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं वो 2 के पावर 5 बनेंगे, विच इज 32। इसका मतलब जितने सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अगर 2 सेट लिया, एक के अंदर 3 और एक के अंदर 2, सॉरी अगर 5 एलिमेंट मैं कह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लेट से किसी तरीके से आया अगर, तो उसके हिसाब से टोटल 32 रिलेशन बने। अब 32 रिलेशन बने तो सॉरी सबसेट बने, तो हमने कहा कि जितने सबसेट बने उतने ही रिलेशन आपके होंगे। तो आप ये देख सकते हो कि इतने कम एलिमेंट के साथ भी इतने ज्यादा नंबर ऑफ रिलेशन बन रहे हैं। तो क्या हमें अगर रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो क्या हम पूरे रिलेशन को डिफाइन कर रहे होंगे क्या, हमने कहा नहीं। अब जब हम मैंने कहा कि सबसेट तो होगा ए क्रॉस बी का या फिर ए क्रॉस ए का, ये बात तो सही है। अब इनमें से हम किसी पर्टिकुलर सेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसेट्स के बारे में बात करेंगे। अब वो सबसेट में क्या एलिमेंट आएंगे वो बात हमको आर द्वारा क्या होगा, डिफाइन करा जाएगा। यहाँ पे आर सिर्फ जो मैंने लिखा है, हमने कहा कि आर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमने कहा कि अगर ये सबसेट है तो सबसेट किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का करोगे उसमें ऑर्डर्ड पेयर ही आने हैं। तो आर के अंदर अगर लेट्स से कि ए कोमा बी इस तरीके से आ रहा है और ए बी के बारे में हमें क्या होगा, अब यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड होगा कि इनमें रिलेशन क्या है, ए और बी के अंदर रिलेशन क्या है। अब वो रिलेशन कैसे गिवन होगा वो आपको क्वेश्चंस में पता चलेगा। रिलेशन बिटवीन क्या, ए एंड बी, ये आपको इस तरीके से डिफाइंड फॉर्म में गिवन होगा। तो वहां से कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन आपको मिल जाएगा और सारा डिस्कशन कहीं ना कहीं उसके ऊपर होगा। अब ये ए और बी क्या होंगे, हमने कहा कि जो टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे उसमें स्पेसिफिकली डिफाइंड होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में वो चीज आपको बताई जाएगी कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है इस रिलेशन के अंदर उनमें आपस में क्या संबंध है और क्या कंडीशन होने पे हम कौन से सेट का नाम, कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशन का नाम दे रहे हैं। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारे। तो उनकी अपनी अपनी कंडीशन होगी, ए और बी में अपने अपने रिलेशन होंगे, वो डिफाइंड तरीके से आपको बता दिए जाएंगे कि ऐसा होगा तो ही हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ऐसा होगा तो ही हम सिमेट्रिक बोलेंगे, ऐसा होगा तो ही हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब वो उसको वहां पे पढ़ेंगे। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे तो वही सेम बातें हमने लिखी है कि जो रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट है, और अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में दिखाना चाह रहे हो इस तरीके से डिबेल्टर फॉर्म में, तब ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, और अगर ए से बी में रिलेशन है तो आप हम कैसे लिखते हैं इसको, ए आर बी, और लिखते हैं कि ए से बी में ए बी से संबंधित है। अब वो किस आर के थ्रू होगा उसकी डिफिनीशन आपको दी जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अगर ए से कोई संबंध नहीं रखता बी, ए बी से कोई संबंध नहीं रखता तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, डिनोट करने का तरीका आपका वही है, ए और बी में ए बी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, कह रहा है कि ए और बी आपके पास दो सेट गिवन है मान लीजिए, और ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए से बी में संबंध मतलब हमने कहा कि पहली बात तो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, है ना। अब जितने सबसेट उतने रिलेशन, कितने सबसेट होंगे, मैंने कहा कि ए क्रॉस बी के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके 2 के पावर n कर दो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ए क्रॉस बी ले आ रहा हूं, ठीक है, और इसके हिसाब से अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन बना दूं
1 को पिक किया, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 2 को पिक किया, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का पिक किया, 3 का 4 के साथ पेयर, 3 का 5 के साथ। ठीक है, तो अब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखोगे ए क्रॉस बी के अंदर तो कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर यहां से मैं बोलूं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट अगर चाहिए, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट चाहिए तो वो कितने होंगे? क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 6, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 6। टोटल कितने होंगे? 64 रिलेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, इस क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए इन गिवन टू सेट्स के ऊपर 64 हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हम सारे, हमसे कभी पूछा जाएगा कि सारे रिलेशन करके डिफाइन करके बताओ? हमने कहा कि नहीं, इतना लेबोरियस काम हमसे नहीं करवाया जाएगा। हमसे जो काम करवाए जाएंगे वो ये कि इन 64 में से किसी एक दो पर्टिकुलर की बात कर रहे होंगे, है ना, और वहां पे क्योंकि मुझे आर को बताना पड़ेगा और वो आर बताए जाएंगे 3 स्पेसिफिक सेट्स के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 3 स्पेसिफिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमको इतने का ही लोड लेना है। और इन जनरल अगर हमको बात करनी होगी तो हमेशा आर के बारे में कुछ बोला जाएगा और आर के बारे में बताया जाए कि आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उनमें आपस में कैसा रिलेशन, अगर कभी पूछता है तो भी वो स्पेसिफिक करेगा और वहां पे कोई एक या दो की बात होगी, पूरे के पूरे 64 या फिर इस तरीके से हमें कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नंबर ऑफ सबसेट आप याद रखो तो ज्यादा बेटर है। ये पूछ सकता है, ऐसा डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो अगर मुझसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? तो हमने कहा कि जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं तो वो कितने होंगे? तो आई गेस, तो सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ सबसेट उतने नंबर ऑफ रिलेशन, विच इज 64 फॉर गिवन कंडीशन। ठीक है, यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो, यहाँ पे हमने एक पेज रखा है जो कि अभी के लिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है जैसे इंटरनेट की वजह से। चलो कोई बात नहीं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। कह रहा है कि अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो हमें कह सकते हो कि 3 स्पेसिफिक रिलेशन जानने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध बोलते हैं। लेकिन एडिशनली हम 2 और को समझेंगे, रिक्त और सार्वत्रिक को भी। ठीक है, तो इम्पिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। इतने टाइप ऑफ रिलेशन हमको जानने हैं, जिसमें से मोर स्पेसिफिकली लास्ट के 4 जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्लास 12th में। ठीक है, और इनमें से कोई एक ना एक पूछेगा, तो ये अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसके बेसिस पे स्टार्ट हो रहा है। जब क्लास 11th में हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, हमने कहा किसी भी गिवन सेट का 2 फिक्स सबसेट होते हैं, एक होता है एम्प्टी सेट, एक होता है यूनिवर्सल सेट। याद है कि अगर आपने किसी एक सेट का सबसेट बनाया और मान लो उसमें से कोई एलिमेंट ही नहीं लिया, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते थे? एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय या नल सेट। और अगर उसके सारे एलिमेंट लेके सबसेट आपने बना दिया तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते थे। ठीक है, तो वैसे ही सेम लाइन पे हम रिलेशन पे भी बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ही ना आए, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाई सेट, सॉरी फाई रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन कह सकते हो। समुच्चय ए में संबंध आर को रिक्त संबंध कहा जाता है यदि ए का कोई भी तत्व ए के किसी भी तत्व से संबंधित नहीं है, विच इज आर बराबर फाई, विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या मीनिंग है और कैसे होता है ये? तो हमने कहा कि एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर में जो भी आपके सेट थे, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आया और आपको कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया गया उस आर के अंदर उस ऑर्डर्ड पेयर में से कोई भी आ ही नहीं रहा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? सीधा फाई सेट है। कैसे? हमने कहा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो छोटा सा एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है कि ए आपको गिवन है, डिफाइंड किया, आपके पास सेट गिवन। अच्छा, मैंने 2 बातें पीछे बताई हैं।
कार्टेशियन प्रोडक्ट दो डिफरेंट सेट्स का हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट का हो सकता है। तो हमने कहा कि रिलेशन भी सेम तरीके से डिफाइंड है कि दो डिफरेंट सेट पे रिलेशन डिफाइंड हो सकता है, सेम सेट पे रिलेशन डिफाइंड हो सकता है। तो अगर सेम सेट पे रिलेशन डिफाइंड है वो बोलेगा कि रिलेशन ऑन सेट ए। अगर दो डिफरेंट सेट पे डिफाइंड है तो वो बोलेगा रिलेशन ए का बी में या ए से बी में रिलेशन। ठीक है, तो अगर हमको ए सेट विच इज कंटेनिंग 1 एंड 3 हमको इस पर रिलेशन डिफाइंड करा गया है, इसका मतलब जो भी रिलेशन के अंदर आएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, इसके ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में ही आएगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएगा। तो अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 3 सॉरी नॉट 1 3, 1 को पिक किया, दूसरे वाले से पेयर बनाया तो 1 का 1 से बना, 1 का 3 से बना, 3 पिक किया, 3 का 1 से बना और 3 का 3 से बना। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैंने कहा कि इनका ही इसका ही कोई सबसेट होगा एक, ठीक है, जो भी रिलेशन होगा। तो अब इस रिलेशन के बारे में हमसे बोला गया, क्या बोला गया, कह रहा है कि रिलेशन है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और सच दैट कि ए बी जो होंगे दोनों कहीं ना कहीं सेट ए से होंगे, और इसमें एक और रिलेशन होगा, वो कह रहा है कि दोनों का सम एक विषम संख्या होनी चाहिए। मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर आएगा उनके दोनों एलिमेंट का सम जो होना चाहिए एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हमने कहा कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है रिलेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट से तो आएगा, क्योंकि रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। तो अगर ऐसा है तो हमने कहा कि देख लेते कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम मेरे पास क्या है, विषम है, जिनको जोड़ने पे, जिनको ऐड करने पे मुझे विषम संख्या मिल गई। 1 को 1 को चेक किया तो 1 + 1 = 2, ये तो इवन नंबर है। 1 + 3 4, ये भी एक सम संख्या है। 3 + 1 ये भी एक सम संख्या है। 3 + 3 भी सम संख्या है। तो मुझे तो कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिला, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और हमने कहा कि कोई भी जब अगर किसी भी रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो ऐसे ही रिलेशन को तो इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? तो हमने कहा कि यार देखो सिंपल सी बात है, अगर जब हम नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि दो स्पेसिफिक सेट आपके पास तो मिलते ही हैं, और वो दो स्पेसिफिक सेट क्या होते हैं, एक बोला कि 5 सेट जब आपने कोई एलिमेंट ना लिया हो, है ना। अगर 2 की पावर 6 में आपने 64 रिलेशन आपने डिफाइन करे, सबसेट डिफाइन करे, हमने कहा कि 64 में से एक तो 5 सेट भी रहा होगा और एक यूनिवर्सल भी रहा होगा, बाकी 62 में कोई नहीं आपके पास जैसे भी ऑर्डर्ड पेयर आए हों तो आए हों। तो ऑब्वियस ये बात है, सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे यहाँ पे गिवन कंडीशन, गिवन आर, मैंने कहा कि आर डिफाइन करा जाएगा कि ए और बी आपस में कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे रिलेटेड दिखाया गया कि ए और बी का सम विषम होना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे एक भी पेयर नहीं मिला और एक भी पेयर नहीं मिला, तो इसको हमने इंटर रिलेशन बोलते हैं। सेम दूसरा तरीका इसका ऐसे भी है कि इसको ऐसे करके 5 लिख दिया तब भी इसको इंटर रिलेशन बोलते हैं। तो ये दोनों नोटेशन है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये इस तरीके से लिखते हैं, ये टोटली गलत है, ऐसी गलती मत करना, है ना। 5 को दिखाने के लिए ये मत करना, अगर ब्रैकेट के अंदर आपने 5 लिख दिया मतलब एक एलिमेंट लिख दिया वहां पे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या, वही मैंने बता दिया, जैसे यूनिवर्सल सेट होता था वैसे ही आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन? तो हमने कहा कि अगर डिफिनीशन में जाओगे तो कहेगा समझे ए से संबंध आर को सार्वभौमिक संबंध या यूनिवर्सल या सार्वत्रिक कह लो कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। सिंपली कोई भी रिलेशन आर अगर सबसेट है किसका, सबसेट क्या, हमने कहा कि अगर कोई भी रिलेशन आर ऐसा हो जाए कि आर के अंदर सारे ही एलिमेंट आ जाए जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं। अगर आपने एक पे रिलेशन डिफाइन किया तो ऑब्वियसली एक क्रॉस ए से एलिमेंट आने हैं, अगर दो डिफरेंट पे करते तो ए क्रॉस बी से होता, तो अगर दो डिफरेंट पे भी करते तो ये किसके बराबर होता, ये यहाँ पे हो जाता आपके पास ए क्रॉस बी के बराबर। तो बेसिकली आर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही आ जाए, ठीक है, तो उस केस में वैसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध या सार्वभौमिक संबंध। ठीक है, अब एक पॉइंट नोट करने वाली, अब चाहे मैंने इम्प्लीटी रिलेशन बताया
चाहे मैंने यूनिवर्सल की भी डिस्कशन करी, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक बात इन्होंने कॉमन स्टेटमेंट में लिखी कि ए पर संबंध, सेट ए पर संबंध, समुच्चय ए पर संबंध, और आगे जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं उन पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, बोले क्या ये हमेशा यूनिवर्सली ट्रू है क्या, या हमेशा ही ऐसा करेंगे क्या? तो को डिफाइन यहाँ पे ऐसा ही करा गया है बुक में किसी एक सिंगल सेट पे, बट होने को एक से ज्यादा सेट पे भी हो सकता है। ठीक है, बट डिफिनीशन में यूजुअली हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, सेम सेट पे डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल के बारे में एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यूजुअली देखोगे कि सेम सेट पे बताया जाएगा, आपसे बोला जाएगा, और अगर डिफरेंट पे बोलता है तो हम डिफरेंट कंसीडर करके चलेंगे, सिर्फ आंख बंद करके ये मान नहीं लेंगे कि हाँ हमेशा इसी पे होगा, है ना। चलो, कह रहा मेरे पास एक गिवन सेट है जिसके अंदर 1 और 2 A 1 और 2 एलिमेंट है। इसके ऊपर मेरे पास एक रिलेशन डिफाइन करा गया है आर, और ये कह रहा है कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं इस तरीके से आ रहे हैं। तो आपको बताना ये है कि क्या ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है क्या। कैसे दिखाएंगे? हमने कहा कि आर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाए तब उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। तो पहला काम यही कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। किसका निकालेंगे? हमने कहा कि सेट ए पे डिफाइंड है, तो ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर दोनों सेट को हमें ए ही लेना है तो इस तरीके से मैंने दोनों सेट को ए ले लिया। अब इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि 1 को पिक किया, 1 का बाकी एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, तो 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ बनेगा। 2 पिक किया तो यहाँ से 2 का पेयर 1 के साथ और 2 का पेयर 2 के साथ। इन दोनों ही सेट में एक तो जो आर है मेरे पास, और एक मैंने ए क्रॉस ए जो डिफाइन किया, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाला। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने मैंने कहा कि दो सेट बराबर कब होंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट इटसेल्फ आपस में बराबर हो। सारे एलिमेंट जितने जितने एलिमेंट आर के अंदर है उतने अगर ए क्रॉस ए के अंदर है, पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरा, जो जो एलिमेंट आर के अंदर है वही एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमने चेक करना स्टार्ट किया। मैंने कहा पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है? 1 1 है। यहाँ पे भी पहला एलिमेंट 1 1 है, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों के इसका फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर है। यहाँ पे दूसरा चेक किया, 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है। मतलब सेम ही एलिमेंट है जो कि आर और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों के अंदर है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या? जो आर है वो ए क्रॉस ए के ही बराबर है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो रिलेशन आर यहाँ पे बताया गया मुझे वो ए क्रॉस ए के ही बराबर है। और जब ऐसा है तो हम ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको? दिस इंप्लाइज कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है ये? एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे बोलोगे कि सर पिछले वाले में आपने आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा था उसमें और ए और बी में संबंध आपने रिलेट किया था कि वहां पे गिवन था कि ए और बी का सम जो है जो ऐड करेंगे तो वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला। हमने कहा कि दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपको उसी वे में डिफाइंड हो। यहाँ पे जैसे भी आर आया था यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया गया। अब वहां से भी आपने क्या ही किया था, उस रिलेशन के अंदर आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे थे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर इन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया है, तो आपका काम आसान हो गया। तो वैसे भी दिया जा सकता है आर के लिए। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। जितना भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आप में से किसी का कोई डाउट रह जाता है, कोई बात ना समझ में आई हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, कोई और क्वेरी हो, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है सिंपल सा। आपको फिलो ऐप डाउनलोड करना है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो क्वेश्चन हो, उसका क्या करना है? आपको फोटो खींचना है, ऐप पे अपलोड करनी है। विद इन 60 सेकंड आपसे कोई ना कोई लाइव ट्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे और उनसे आप अपने हर क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जितनी भी बातें हमने करी हैं वो सब समझ में आई है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपको लगा कि ये यूजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है।
अगर इसमें आप कोई सजेशन ऐड करना चाहते हो कि सर क्लासेस में ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ें और भी कर सकते हैं, तो सजेशन आपके वेलकम है और कमेंट करके बता सकते हो वो चीज़। और वीडियोस आपको सारे अपकमिंग मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सो ऑन दिस नोट आज की क्लास को करेंगे यहीं पे एंड। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।